बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ लखनऊ पैक्ट। हम लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लखनऊ पैक्ट क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके मुस्लिम सियासत पर, हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत पर इसके क्या असर पड़े। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर लखनऊ पैक्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। द लखनऊ पैक्ट agreement took a new twist with change in Muslim League's political doctrine. The Qaid-e-Azam illusion in the Muslim League was a historic event which gave new direction to Muslim League political structure. Self-rule of India brought the Muslim Leagues and the Congress closer to each other. The leader of the both parties agreed that they should cooperate with each other to make the British accept their demands. Lucknow Pact is considered a significant event in the political constitutional history of India. It is regarded a high water mark of Hindu-Muslim unity. It was the first and last pact signed between कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट जो है ना, इसकी ये एक अपनी नवीयत का पैक्ट था जो हिंदू और मुस्लिम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के माबैन हुआ, और ये पहला और आखिरी पैक्ट था जो दोनों के माबैन हुआ, और इसने हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद को उजागर किया। फैक्टर बिहाइंड द पैक्ट। फैक्टर्स क्या थे? द रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स वर टेंस ड्यू टू एग्रेसिव एंड यूनिलेटरल पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश. The annulment of the partition of Bengal in 1911 was a jolt for the Muslims of India. Consequently, it shattered their confidence in British and brought Muslims closer to Hindus against the British. इसमें कोई शक नहीं है कि लखनऊ जो 1911 में तनसीख बंगाल हुई, वो उसमें मेन करैक्टर हिंदुओं का भी था, लेकिन अंग्रेज़ जो था उसकी भी ज़रूरत थी तकसीम बंगाल, लेकिन वो मुसलमानों को खुशहाल देखकर वो भी खुश नहीं था। वो भी मुसलमानों की बंगाल के अंदर खुशहाली पे वो भी परेशान था, उसे भी ख़तरात लाहक हुए। चुनांचे अपने तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए भी उसने तनसीख कर दी, तकसीम जो थी उसको ख़त्म कर दिया बंगाल की, जिसकी वजह से जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि मुसलमान जो हैं उनके अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात फिर से बिगड़ने शुरू हो गए, और मुसलमान ये समझने लगे कि अंग्रेज़ उन्हें कुछ नहीं देने वाला। उसके साथ साथ जो हिंदू थे उनके भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। चुनांचे ये जो दोनों जो बड़ी कौमें थीं, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को उन्होंने करीब किया, और दोनों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महाज कायम करने के लिए ये पैक्ट किया। जिन्ना एंड द पैक्ट। Jinnah arose a devoted champion of Hindu-Muslim unity. He convinced all India Muslim League to change their policies for the betterment of India. Muhammad Ali Jinnah, in his early career, was a member of both the Congress and the Muslim League, and was well known as a man free of any religious prejudice, as well as a brilliant advocate and debater. In 1950, mainly due to the efforts, both the Muslim League and the Congress Party had their annual meeting in Bombay.
At the end of this meeting, a committee was formed with the intention to solve the common understanding between the two communities. The committee prepared a scheme in November 1916. The scheme was approved by both the parties in December 1916 at the respective session at Lucknow. Quaid-e-Azam, in his presidential speech at Lucknow, said, India, India's real progress can only be achieved by a true understanding and harmonious relation between the two great communities. With regard to our own affairs, we can depend upon nobody but ourselves. क़ायद आज़म को क़ायद आज़म का किरदार लखनऊ पैक्ट में बेमिसाल था। वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर रहे थे, कांग्रेस के भी मेंबर रहे थे, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो वो चाहते थे कि दोनों मिलकर कोशिश करें। चुनांचे कहा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो है ये दरअसल इसके पीछे क़ायद आज़म की कोशिशें शामिल थीं और बिलाखिर क़ायद आज़म इसमें कामयाब हुए कि वो ये पैक्ट करवा लें। फीचर्स ऑफ द पैक्ट, इस पैक्ट के फीचर्स क्या थे? तो सबसे पहला जो था इसका वो असूल था प्रिंसिपल ऑफ वेटेज। द कांग्रेस पार्टी एग्रीड टू द राइट टू सेपरेट electorate for the Muslims, first and last time in the history of subcontinent. क्या हुआ? The Congress Party agreed to the right to separate electorate for the Muslims first and last time in the history of subcontinent. रजामंद हो गए जुदागाना इंतखाबात। हिंदू, the Hindus considered that the Muslims would have 1/3 representation in the Imperial Legislative Council. A weightage formula was proposed under which the Muslims would get less representation than their population in the Legislative Council in those provinces where they were in majority, but more in province which they were in minorities. The Provincial Legislative Council will have 4/5 as elected members and 1/5 as nominated members. The members would be elected by the people directly for the term of 5 years. In major provinces, the strength of the legislative councils would be 125. In the minor provinces, the strength would be 50 and 75. The Muslims shall be elected through separated electorate, and their strength in the different provinces shall be as Punjab 50%, Bengal 40%, UP 30%, Bihar 25%, CP 15%, Madras 15% and Bombay 33%. ये जो प्रिंसिपल ऑफ वेटेज था, इसमें मुसलमानों ने और कांग्रेस ने क्या किया? कुछ लो और कुछ दो का असूल किया। मुस्लिम अक्सरियती सूबों में हिंदुओं को ज़्यादा, कांग्रेस को ज़्यादा मेजॉरिटी दी गई, और जो जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में थे जिन सूबे में, वहाँ पर मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा जो है नशिस्त दी गई। तो ये भी मुसलमानों की कामयाबी थी। अप्रूवल ऑफ बिल, डिफरेंट बिल्स, नो बिल नॉर एनी क्लॉज देयरफॉर नॉर अ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अफेक्टिंग one or other community shall be presented in the assembly without approval of the concerned group. यानी असम्बली के अंदर कोई, किसी भी असम्बली के अंदर कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जाएगा जो किसी कम्युनिटी के बारे में कोई ऐसा बिल अप्रूव नहीं किया जाएगा जब तक वो
कम्युनिटी खुद उस पर रजामंद नहीं होगी। प्रोवेंशनल autonomy. Provincial autonomy will be given to the province with maximum powers vested with the provincial council. The provincial councils will have authorized to impose taxes, raise loans, and to vote on budget. At all proposals for rising revenues shall have to be submitted to the provincial council for sanction. यानी आसान लफ्ज़ों में ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी वो मुहैया की जाएगी और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं उनको उनके इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। एग्जेक्टिव काउंसिल, देयर शैल बी एन एग्जेक्टिव काउंसिल इन the province headed by the governor, whose half of the member shall Indian national elected by the elected members of the league legislative council. Their term of office shall be 5 years. The members of the assembly shall have the right to present adjournment motion. Seats were reserved for the Muslims in those provinces in which they were in minority under the system weightage. Protection shall be given to the Hindus in Muslim provinces. Imperial Legislative Council. In the center, there shall be an Imperial Legislative Council constituting of 150 members. 4/5 of the members shall be elected for a term of 5 years on the basis of direct election. The Muslims shall be given 1/3 seats of the elected members and they will be elected by separate Muslim electorates. The central government will be headed by the Governor General, who would be assisted by an executive council. Half of the members of the executive council shall be Indians elected by the elected members of the Imperial Legislative Council. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द पैक्ट। क्या पैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी? The Lucknow Pact was a great achievement of Hindus and Muslim leaders who were successful in offering for the first and the only time a mutually acceptable solution of the Hindu-Muslim problems. It appeared as a special significance in the history of India. It was the Qaid-e-Azam who had always been a supporter of Hindu-Muslim unity. The scheme provided for a substantial step taken halfway towards the establishment of self-rule in India, which was main core of jointly sponsored scheme of Lucknow Pact. The Congress first time accepted the demand of separate electorate for Muslims. The pact ensured the protection of political right of Muslims. Muslim League separate status was also being accepted. Through the pact, the both parties were able to put a giant demand before the British. Congress got strength in terms of political and masses because it had got All India Muslim League supports. It was basically give and take sort of agreement between the both parties. The Muslims had to pay a big price
of losing majority in Bengal and Punjab to obtain some concessions. Similarly, it carried great constitutional significances in the future for many developments. तो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं द एग्रीमेंट वाज आउटस्टैंडिंग एंड इट ड्रीम्स वर फुलफिल्ड द होल पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडियन subcontinent were different, but it was impossible to the parties to make a united India. The Hindus and Muslims are two different nations and they have different culture and civilization. Therefore, the Lucknow Pact failed to make a long-lasting cooperation in India among the Muslims and Hindus. तो लखनऊ पैक्ट कोई शक नहीं है कि बेमिसाल एक पैक्ट था. इसमें हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की बात की गई. इसमें मुसलमानों का फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान के पहलू भी थे. इससे मुस्लिम लीग को भी पॉपुलर होने का मौका मिला और कांग्रेस को भी मासेस में पजीराई मिली. ओवरऑल चूँकि ये दो मुतहारब जो कौमें थीं हिंदू और मुस्लिम उनके दरमियान मुआहदा था, तो हम कह सकते हैं कि ये मुआहदा जो है नाकाम हो गया क्योंकि दोनों के मफादात अपने अपने थे और कोई भी अपने मफाद से पीछे हटने पर राज़ी नहीं था. लेकिन इस मुआहदे ने मुसलमानों पर एक बात वाज़े कर दी कि उनकी डेस्टिनेशन और हिंदुओं की डेस्टिनेशन मुख्तलिफ है. तो ये आज का हमारा टॉपिक लखनऊ पैक्ट था जो ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.